नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 402 सर्वोत्तम विकल्प। कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी, शिक्षकों के अपार्टमेंट। अर्जुन को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि लिन परिवार के घर पर क्या हुआ था। इस समय वह 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रसार कर रहा था। स्वर्ग विभाजक तलवार के प्रयोग से उत्पन्न कमजोरी की भावना गायब होने लगी थी। उसने सोचा था कि एकता क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह स्वर्ग विभाजन तलवार तकनीक का बिना किसी बाधा के उपयोग कर सकेगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह तकनीक उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। अगर पहली चाल की शक्ति को उजागर करना इतना कठिन था, तो दूसरी चालें कितनी मजबूत होंगी। वददाव भगवान ने वास्तव में उसे एक खजाना दिया था। अगर स्वर्ग विभाजन तलवार न होती तो वह आज जियांग परिवार के निवास को इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाता। हालांकि इसने संभवतः ओल्ड मास्टर जियांग के मन में भी अपनी तलवार तकनीक के प्रति लालच जगा दिया था। इस समय अर्जुन के कमरे का लगभग हर कोना रक्त ड्रैगन से भरा हुआ था। यह उसके कमरे के लिए बहुत बड़ा हो रहा था। हालांकि यह अमूर्त था, फिर भी इसमें अपार शक्ति थी, इसलिए कमरा समय समय पर कांपता और हिलता रहता था। 1 घंटे बाद अर्जुन ने रक्त ड्रैगन को अपने शरीर में वापस ले लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कमरा ढह जाएगा। संयोग से डार्क हॉल के लोगों ने राजधानी में कुछ संभावित विला या जागीरें भेजी थीं जहां वह बस सकता था। हालांकि चूंकि वह अब राजधानी में मल्होत्रा परिवार को बसाना चाहता था, इसलिए स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। उसे सही जगह चुननी थी। डार्क हॉल से किसी ने फोन किया। हॉल मास्टर, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो राजधानी में डार्क हॉल को आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तस्वीरें और संबंधित जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई है, कृपया एक नज़र डालें। अर्जुन ने सकारात्मक उत्तर दिया। फिर उसने अपना टैबलेट निकाला और जानकारी को स्कैन किया। वह राजधानी से बहुत परिचित नहीं था, इसलिए वह केवल फेंग शुई के दृष्टिकोण से इन विकल्पों की मोटे तौर पर जांच कर सकता था। उन्होंने पाया कि इन स्थानों पर उत्कृष्ट फेंग शुई है और इनका बहुत अधिक मूल्य है, जिससे उनके लिए निर्णय लेना और भी कठिन हो गया। अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी माँ राजधानी से उससे ज्यादा परिचित थी और उसे पक्का पता था कि कौन सी जगहें सबसे अच्छी हैं। अर्जुन ने अब संकोच नहीं किया और लिविंग रूम में चला गया, जहां विमला सफाई कर रही थी। जब उसने अर्जुन को देखा तो उसने पूछा, छोटे चेन, तुम अब साधना नहीं कर रहे हो? माँ, इधर आओ, मैं किसी बात पर तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, अर्जुन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। विमला ने भौहें सिकुड़ी। उसने पोछा नीचे रखा और अर्जुन के पास चली गई। क्या बात है? क्या यह मेरी बहू के बारे में हो सकता है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और टैबलेट विमला को थमा दिया। माँ, इनमें से कौन सी जगह सबसे अच्छी है? विमला ने टैबलेट पर प्रदर्शित सामग्री पर नजर डाली और तुरंत समझ गई। छोटे चेन, क्या तुम सच में मल्होत्रा परिवार को कैपिटल सिटी में बसाने जा रहे हो? तुम तो पहले से ही जगह चुन रहे हो। मुझे लगता है कि यह अपार्टमेंट काफी अच्छा है। यहाँ का माहौल शांत है और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। माँ, जब से आपने जियांग परिवार छोड़ा है, तब से आप जानती हैं कि जियांग परिवार में हर कोई हमारे परिवार को नीची नज़र से देखता है। उन्होंने कहा कि पिताजी बेकार हैं और मैं बेवकूफ़ हूँ। उन्होंने आपका अपमान भी किया। कभी कभी इन लोगों को खत्म करने के बजाय उनके मुंह बंद करने के लिए कार्रवाई करना बेहतर होता है। अगर उन्हें लगता है कि उनका परिवार बहुत बढ़िया है, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि यह वास्तव में कैसे किया जाता है। अर्जुन का दृढ़ निश्चय सुनकर विमला की आंखें लाल हो गईं। जब उसने अर्जुन को जन्म दिया तो उसकी नश्वर जड़ों का परीक्षण किया गया। हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया ने उसे अनगिनत बार शाप दिया और अपमानित किया। उनके क्रूर चेहरों ने उसे अनगिनत रातों तक जगाए रखा। अपने पिता और जियांग परिवार की ठंडक ने उसे और भी निराश कर दिया। वह बहुत दबाव में थी क्योंकि वह अर्जुन को आश्रय देने और उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह बड़ा होने देने की कोशिश कर रही थी। वह बस यही चाहती थी कि अर्जुन एक शांतिपूर्ण जीवन जिए। हालांकि पिछले कुछ दिन उसके लिए एक सपने की तरह थे और उसकी कल्पना से परे कुछ। अर्जुन ने उसे बहुत ज्यादा सदमा दिया था। काफी देर बाद उसने सिर हिलाया। छोटे चेन, तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि एक दिन जब हर कोई मेरा नाम लेगा तो वे जियांग परिवार के बारे में नहीं, बल्कि मल्होत्रा परिवार के बारे में सोचेंगे। इसके बाद उसने टैबलेट पर प्रदर्शित सामग्री का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया, कभी कभी भौहें सिकुड़ते हुए और कभी कभी आहें भरते हुए। कुछ मिनट बाद विमला ने टैबलेट मेज पर रख दी और कहा, छोटे चेन, अगर आप वास्तव में राजधानी शहर में मल्होत्रा परिवार को स्थापित करने के लिए एक जगह चुनना चाहते हैं,
तो ये उपयुक्त नहीं है। अर्जुन दंग रह गया। उसने ये सभी जगहें देखी थीं। फेंग शुई के हिसाब से तो ये सभी जगहें बहुत अच्छी थीं, लेकिन उसकी माँ की नज़र में ये सब उसके लिए उपयुक्त नहीं थीं। छोटे चेन, एक शीर्ष परिवार के पास विकास के मामले में विचार करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आपको स्थान चुनते समय बेहद सावधान रहना होगा। फेंग शुई एक पहलू है, रक्षा संरचना एक और है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भाग्य ऊर्जा। अर्जुन हैरान लग रहा था, इसलिए उसने जल्दी से आगे कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि भाग्य ऊर्जा क्या है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने परिवार के बुजुर्गों और कई लोगों से इस बात का जिक्र सुना था। हुआक्सिया में शीर्ष परिवार आमतौर पर उस जगह पर अपना निवास बनाते हैं जहां एक बार कोई दूसरा शीर्ष परिवार रहा हो। जियांग परिवार कोई अपवाद नहीं है। जियांग परिवार का वर्तमान निवास वास्तव में तांग राजवंश के दौरान एक शीर्ष परिवार का स्थान है। अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वास्तव में उसने कुनलुन पर्वत में भी ऐसी ही कहावत सुनी थी। कुनलुन पर्वत के लगभग सभी संप्रदाय अन्य संप्रदायों के स्थलों के ऊपर बने थे। माँ, क्या आपका मतलब है कि एक शीर्ष परिवार की स्थापना करने के लिए मुझे एक शीर्ष परिवार को नष्ट करना होगा और उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा? यदि ऐसा था तो उसे ध्यान से सोचना होगा कि किस परिवार को नष्ट किया जाए। विमला ने अपना सिर हिलाया और टैबलेट को पलटा, जिससे राजधानी के पूर्व में जमीन का एक विशाल टुकड़ा सामने आ गया। हालांकि किसी कारण से कोई उपग्रह मानचित्र छवि उपलब्ध नहीं थी। छोटे चेन, अगर मुझे चुनना होता तो ये जगह सबसे अच्छी होती। हालांकि ये जगह थोड़ी विवादास्पद है। 30 से ज्यादा सालों से किसी भी परिवार ने इस जमीन को लेने की हिम्मत नहीं की। क्यों? इस जगह के मालिक का नाम भैरव सिंह है। भैरव सिंह हुआक्सिया में बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं। वे आयरन ब्लडड कैंप नामक एक बल को भी नियंत्रित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आयरन ब्लडड कैंप तभी कार्रवाई करता है जब हुआक्सिया में कोई बड़ा संकट या लड़ाई होती है। एक बार जब वे कोई कदम उठाते हैं तो चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यासी, उन्हें निश्चित रूप से बलपूर्वक दबा दिया जाएगा। यहाँ तक कि चीन के कुछ शीर्ष परिवार भी उनसे सावधान रहते हैं। उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। वास्तव में कई परिवारों ने इस जमीन के टुकड़े पर लालच किया है, लेकिन भैरव सिंह की जिद के कारण वे सभी हार मान गए। इसका कारण ये था कि भैरव सिंह की पत्नी के लापता होने का इस जगह से बहुत कुछ लेना देना था। भैरव सिंह ने तब से इस जगह की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सेना भेज दी है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भैरव सिंह का नाम सुनते ही अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वह पहले कभी भैरव सिंह से नहीं मिला था, लेकिन उसकी बेटी भव्या सिंह से उसकी बातचीत हुई थी। इसके अलावा कृतिका भी भैरव सिंह को अच्छी तरह जानती होगी। माँ, चूंकि आप इस जगह में रुचि रखती हैं, इसलिए मैं इसे पाने की पूरी कोशिश करूंगा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। विमला का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। छोटे चेन, तुमने गलत समझा है। मैंने कहा था कि यह जगह सबसे अच्छी है, लेकिन मैं तुमसे ये जगह चुनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे इस जगह को पाने की कोई असाधारण इच्छा नहीं है। मेरे पास अभी भी यहाँ कुछ आदर्श विकल्प हैं। अध्याय 403 प्रथम रैंक। माँ, बाकी सब बताने की जरूरत नहीं है। यही जगह है। मैं भैरव सिंह की बेटी को जानता हूँ, इसलिए मैं उसे समझ सकता हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर विमला कुछ और नहीं बोली। कुछ चीजें ऐसी थीं जिनके बारे में किसी को तभी पता चलता था कि वे कितनी कठिन थीं जब कोई उन्हें आजमाता था। भैरव सिंह का स्वभाव ओल्ड मास्टर जियांग से ज्यादा खराब नहीं था, इसलिए यह प्रयास संभवतः अच्छा नहीं होगा। अगली सुबह कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी। अर्जुन को महेश राव का फोन आया और वह कैंपस के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी मां को कई गोलियां और कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें दीं। वह जानता था कि उसकी मां साधना के मार्ग पर कदम रखने के लिए दृढ़ थी। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसे सहारा देना था और उसका साथ देना था। जब वह गेट पर पहुंचे तो गेट के बाहर एक खास तरह से मॉडिफाइड कार खड़ी थी। ये देखने में बेहद साधारण लग रही थी, लेकिन महंगी कारों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने के कारण इसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कार का दरवाजा खुला और महेश राव अंदर थे। मिस्टर अर्जुन, यहाँ आइए। उसने अर्जुन की ओर हाथ हिलाया। अर्जुन ने सिर हिलाया और कार में बैठ गया। कार फिर दक्षिण की ओर चल दी। मिस्टर अर्जुन, मुझे पहले कुछ कहना है। ये बहुत जरूरी है। जब आप बाद में उस व्यक्ति से मिलें तो कृपया अपने आप पर नियंत्रण रखें। मिस्टर अर्जुन, महेश राव ने उन्हें याद दिलाया। वह अर्जुन के कारण मुसीबत खड़ी होने से डरता था। हालांकि अर्जुन शक्तिशाली था, फिर भी अंतहीन मुसीबतें उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती थीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं खुद को संयमित रखूंगा, कम से कम उस व्यक्ति से जवाब पाने के लिए तो।
महेश राव ने राहत की सांस ली। मुझे ये सुनकर राहत मिली, मिस्टर अर्जुन। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, महेश राव, आप भैरव सिंह के बारे में कितना जानते हैं? महेश राव ने जब ये नाम सुना तो उनकी आंखों में आश्चर्य की एक लकीर उभर आई। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर अर्जुन और भैरव सिंह के बीच अच्छे संबंध नहीं थे? यदि सचमुच ऐसा है तो ये सचमुच बहुत बड़ी समस्या होगी। आखिरकार दूसरा पक्ष ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। मिस्टर अर्जुन, आप? अर्जुन को पता था कि महेश राव ने गलतफहमी जताई है और उसने कहा, मैं बस यूं ही पूछ रहा हूं। कोई विवाद नहीं है, मैंने सिर्फ इतना सुना है कि यह व्यक्ति थोड़ा शक्तिशाली है। महेश राव को राहत महसूस हुई। उसने ड्राइवर की सीट पर बैठे आदमी की तरफ देखा और धीरे से कहा, ताकत के मामले में भैरव सिंह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बाई परिवार एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार है और उनकी स्थिति अडिग है। हालांकि भैरव सिंह उनमें भी असाधारण हैं। कुछ दशक पहले उन्हें थोड़े समय के लिए हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में पहला स्थान मिला था। थोड़ी सी अवधि, प्रथम रैंक। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। महेश राव ने धीरे से कहा, अब किसी और के पास पहली रैंक है, क्योंकि तब जब उसे पहला स्थान मिला था तो अधिकारियों ने उसे सिर्फ 10 मिनट के भीतर रद्द कर दिया था। अपनी विशेष स्थिति के कारण वह स्वाभाविक रूप से ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में नहीं हो सकता था। अर्जुन को थोड़ा झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि भैरव सिंह का बैकग्राउंड इतना शक्तिशाली होगा। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसकी मां इस व्यक्ति को लेकर इतनी आशंकित क्यों थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कोई अच्छा कारण था कि अन्य शीर्ष परिवारों ने उस जमीन के टुकड़े को लेने की योजना बनाने का साहस नहीं किया। अगर मैं भैरव सिंह से मिलना चाहूं तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और फिर कुछ चौंकाने वाली बात कह दी। मेरे पास उनके दफ्तर का फ़ोन नंबर है, लेकिन इस तरह से उनसे संपर्क करना असंभव है। मैंने सुना है कि पिछले महीने भैरव सिंह कुछ मामलों से निपटने के लिए किनलिंग में आए थे। मुझे नहीं पता कि वे अभी तक वापस आए हैं या नहीं। तुम्हारा मुझसे ये पूछना बेकार है कि तुम उससे मिलना चाहती हो या नहीं। तुम उसकी बेटी से बात कर सकती हो। भव्य सिंह काफ़ी मिलनसार है। हालांकि भैरव सिंह उसके मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि वह उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। ये बाई परिवार का नियम था। जब तक बहुत ज़रूरी न हो, परिवार के सदस्य परिवार की शक्ति को यूं ही उधार नहीं ले सकते। हालांकि चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी अपनी बेटी की परवाह करता है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो यह एक अच्छी शुरुआत होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। कुछ ही देर बाद गाड़ी रुकी। वे तय जगह पर पहुंच गए थे। अर्जुन और लेईशु कार से उतरे और एक आदमी उन्हें साइड हॉल में ले गया। वे एक लंबे गलियारे और कुछ बड़े दरवाजों से गुजरे और फिर एक इंडोर गार्डन में पहुंचे। जैसे ही अर्जुन ने बगीचे में कदम रखा, उसे लगा कि 1 दर्जन से अधिक लोग उसे मारने के लिए आतुर हैं, जो उसे कोई कदम न उठाने की चेतावनी दे रहे हैं। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा। याद रखो मैंने अभी कार में तुमसे क्या कहा था। महेश राव ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। वह अभी भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसे अंदर जाकर उनके साथ शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। ये वाकई चिंताजनक था। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया और अंदर चला गया। केंद्रीय उद्यान में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो हाथ में पानी का डिब्बा लेकर फूलों को पानी दे रहा था। दूर से देखने पर वह किसी साधारण व्यक्ति से भिन्न नहीं दिखता था। बूढ़े आदमी को कुछ एहसास हुआ और उसने हल्के से कहा, सच कहूं तो तुम्हें देख पाना वाकई मुश्किल है। उसने पानी का डिब्बा नीचे रख दिया और अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने अर्जुन की ओर देखा और उसकी धुंधली आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी। इस दौरान मैं अपने अधीनस्थों से आपके महान कार्यों के बारे में सुनता रहा हूं। मार्शल आर्ट क्षेत्र, क्लाउड लेक मैनर, हुलियान प्रांत, यून्हे झील। पिछले कुछ दशकों में भैरव सिंह के अलावा किसी और ने इतनी जल्दी इतना कुछ हासिल नहीं किया है। आप उनसे युवा हैं, अधिक ऊर्जावान हैं और अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बूढ़ा आदमी पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया और 2 कप चाय डाली। उसने एक कप को हल्के से धक्का दिया और हवा की एक हल्की धार उसे घेर गई। अर्जुन दंग रह गया और उसने जल्दी से चाय का कप पकड़ लिया। हवा की एक तेज लहर उसकी ओर बढ़ी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आभा बाहर निकली, जिससे हवा की लहर बिखर गई। इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी अर्जुन की थी। किसने सोचा होगा कि वह बूढ़ा आदमी वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट था, और वह भी बहुत शक्तिशाली। अध्याय 404 मुझे स्थान बताओ। ये चाय की पत्तियां वहुई पर्वत से ताज़ी तोड़ी गई हैं। इनका स्वाद बढ़िया है, एक बार चख कर तो देखो। बूढ़े ने चाय की चुस्की ली। दूसरी ओर अर्जुन ने एक ही घूंट में चाय खत्म कर दी और प्याला पत्थर की मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने चाय छोड़ी, प्याला चूर्ण में बदल गया।
ये स्पष्ट था कि पहले किए गए हमले की शक्ति कितनी भयानक थी। बूढ़े आदमी ने पाउडर की ओर देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अर्जुन, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम जवाबदेह बनो। क्या तुमने इतना बड़ा हंगामा करने के परिणामों के बारे में सोचा है? बूढ़े आदमी का आभामंडल बढ़ता जा रहा था और यह स्पष्ट था कि वह थोड़ा क्रोधित था। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। पहले तो उसे लगा कि अर्जुन थोड़ा डर जाएगा, लेकिन बाद में उसने पाया कि अर्जुन शांत और संयमित था, मानो ये पूरा मामला चर्चा के लायक ही नहीं था। ये बच्चा बहुत महत्वाकांक्षी था। अर्जुन के होठों पर अचानक मुस्कान आ गई। बूढ़े आदमी की बढ़ती आभा के बावजूद वह पीछे नहीं हटा। हाँ, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मेरे माता पिता बिना किसी साधना के साधारण लोग हैं। उन लोगों को मेरे माता पिता को कैद करने का क्या अधिकार है? अर्जुन का स्वर अचानक ठंडा हो गया। ये सच था, चूंकि किसी ने भी उसके माता पिता के साथ उचित व्यवहार नहीं किया था, इसलिए उसने बलपूर्वक उनकी बेड़ियां तोड़ दीं। परिणाम की परवाह न करें। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी आभा को नियंत्रित किया। अर्जुन, वह जगह इतनी आसान नहीं है। अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अब उस गुट को आपके अस्तित्व के बारे में पहले से ही पता है। मेरी सलाह है कि आप पीछे हट जाएं और उनसे माफी मांग लें। थोड़ी ईमानदारी दिखाएं। इससे निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अर्जुन को पता था कि बूढ़ा आदमी भूत जेल के बारे में उसे ढूंढ रहा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे माफी मांगने को कहा जाएगा। उन लोगों ने उसके माता पिता को कैद कर लिया था और उन्हें मार डालना चाहते थे। उसके लिए माफी मांगना असंभव था। चूंकि आप चाहते हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं, तो आपको कम से कम मुझे इस बल का नाम तो बताना चाहिए, है ना? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए शांति से पूछा। रक्त गठबंधन, ये बल हुआक्सिया और कुनलुन पर्वत के बीच काम करता है, बूढ़े आदमी ने समझाया। अर्जुन ने कुछ सोचा और एक तस्वीर निकाली। उसने तस्वीर पर लाल दरवाजे के प्रतीक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही बल होना चाहिए जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, है ना? बूढ़े आदमी ने चित्र पर नजर डाली और सिर हिलाया। अर्जुन, क्या तुम सचमुच उनसे माफी मांगोगे? अर्जुन ने उपहास किया और खड़ा हो गया। मैंने यह नहीं कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अगर माफी की जरूरत है तो यह उनकी है, मेरी नहीं। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भाव बदल गए। जैसे ही वह बोलने वाला था, अर्जुन ने बोलना जारी रखा, मैं आज आपसे कुछ पूछने आया हूँ। इंद्रजीत लिन मेरे पिता को ले गया। मैं लिन परिवार के निवास का सही स्थान जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपको बदले में कुछ भी देने को तैयार हूँ। बूढ़े व्यक्ति को यह उम्मीद नहीं थी कि न केवल अर्जुन उसकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि वह लिन परिवार के लिए परेशानी भी पैदा करना चाहता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर अर्जुन ने लिन परिवार के निवास का स्थान प्राप्त कर लिया तो परेशानी में लिन परिवार नहीं बल्कि अर्जुन होगा। असंभव, बूढ़े आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक ढंग से कहा। अर्जुन को इस उत्तर की उम्मीद थी। अगले ही पल उसके हाथ में एक ब्रोकेड का बक्सा आ गया। ब्रोकेड का बक्सा पत्थर की मेज पर जोर से गिरा। फिर उसने उसे खोला। डिब्बे के अंदर से अत्यंत तीव्र औषधीय सुगंध बह रही थी। बूढ़े आदमी की शांत आंखें सचमुच तश्तरी जितनी चौड़ी हो गईं जब उसने अंदर चुपचाप पड़ी सुनहली औषधीय गोली को देखा। इस औषधीय गोली का ग्रेड और पैटर्न कुछ ऐसा था जो उसने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखा था। इस समय उसका हृदय व्याकुल था। इस गोली को गोल्डन स्पिरिट पिल कहा जाता है, जिसे शून्य गोल्डन स्पिरिट पिल के नाम से भी जाना जाता है। इसे खाने के बाद आपकी ज्यादातर चोटें गायब हो जाएंगी। साथ ही आपकी साधना का स्तर बहुत बढ़ जाएगा और यह आपको बाधाओं को दूर करने में भी मदद करेगी। अगर आप इसे आत्मा को शुद्ध करने वाले तरल में भिगोने और आत्मा को शुद्ध करने वाले कमल का सेवन करने से पहले खाते हैं तो एक प्रमुख क्षेत्र में आगे बढ़ने की 50% संभावना है। अर्जुन की शांत आवाज गूंजी। उसने मेडिसिन किंग वैली से अनगिनत कीमती जड़ी बूटियां ली थीं और उसे परिष्कृत करने में पूरा दिन और रात लगा दिया था। इस गोली का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन प्राचीन मार्शल कलाकारों पर इसका गहरा असर हुआ। उन्हें विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष इससे प्रभावित नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दिल में उठे सदमे को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह असंभव था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अर्जुन के पास ऐसी दुर्लभ वस्तु कैसे हो सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इसे परिष्कृत किया हो? वह जानता था कि मेडिसिन एलायंस में अर्जुन के साथ क्या हुआ था। क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा न केवल एक मार्शल आर्टिस्ट था, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर भी था? ये गोली बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसे वापस ले लो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें लिन परिवार के निवास का स्थान नहीं बता रहा हूँ।
इससे पहले कि पुरानी बात खत्म होती, अर्जुन ने फिर से पत्थर की मेज पर अपनी हथेली पटकी। इस बार यह एक अत्यंत मूल्यवान मार्शल आर्ट तकनीक थी। इस पर स्वर्गीय युद्ध देवता मुट्ठी लिखा हुआ था। यह मार्शल तकनीक हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में किसी भी मार्शल तकनीक से कहीं बेहतर है। यह इस गोल्डन स्पिरिट पिल से भी ज्यादा कीमती है। इसके बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन अत्यंत दबंग था। गल्प। बूढ़े आदमी ने अपनी लार निगल ली। अर्जुन के शब्दों से वह बता सकता था कि यह वस्तु कितनी कीमती थी। अध्याय 405 अचानक मिशन अंत में बूढ़े आदमी ने फिर भी मना कर दिया। तुम मुझे चाहे जितना भी दो, मेरा जवाब एक ही होगा। तुम अब जा सकते हो। छोटे गुआंग, मेहमान को बाहर ले चलो। कुछ ही देर बाद एक शक्तिशाली आभा वाला व्यक्ति अंदर आया और अर्जुन की ओर देखा। श्री अर्जुन, कृपया। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, खड़ा हो गया और अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हुए चला गया। चूंकि बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता था, इसलिए वह खुद ही कोई रास्ता सोच लेता था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, बूढ़े की जेब में रखा फोन बज उठा। बूढ़े ने कॉलर आईडी पर नजर डाली और आंसर बटन दबा दिया। अचानक बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। उन्होंने तुरंत फोन रख दिया और कहा, अर्जुन रुको। यदि आप लिन परिवार के निवास का स्थान जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम पूरा करना होगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह वहीं रुक गया और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। यह क्या है? बूढ़े आदमी ने लिटिल गुआंग को देखा और कहा, आप पहले जा सकते हैं। जी श्रीमान। उस आदमी के जाने के बाद बूढ़े आदमी ने एक बटन दबाया और आसपास का माहौल हिल गया। उसके सिर के ऊपर के सभी शीशे और खिड़कियां बंद हो गईं और बगीचा एक सीमित जगह बन गया। कोई भी नहीं देख सका कि अंदर क्या हो रहा था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय बूढ़ा आदमी क्रोधित भाव से अर्जुन के पास गया। वह सीधे मुद्दे पर आ गया। अर्जुन, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे अभी अभी फोन आया है कि भैरव सिंह खतरे में है। 1 महीने पहले भैरव सिंह और 20 अन्य विशेषज्ञ किनलिंग पर्वत की गहराई में घुसे थे। हालांकि सिर्फ 2 घंटे पहले उनके सभी जीवन संकेत कट गए थे। उन सभी 21 लोगों के। बहुत संभावना है कि कुछ हुआ है। मुझे नहीं पता कि किनलिंग में क्या हुआ था या वे अभी भी जीवित हैं या नहीं, लेकिन अगर आप भैरव सिंह और अन्य लोगों को ढूंढ सकते हैं तो चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो, मैं आपको लिन परिवार के निवास का स्थान बताऊंगा। बूढ़े आदमी का स्वर गंभीर और घबराया हुआ था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। किनलिंग पर्वत पर हुई घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर भैरव सिंह को कुछ हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा उन्हें संदेह था कि यहाँ आंतरिक ताकतें काम कर रही हैं, इसलिए अर्जुन जैसा कोई स्वतंत्र व्यक्ति सबसे अच्छा उम्मीदवार था। मैं ही क्यों? अर्जुन ने पूछा। कोई कारण नहीं है। हालांकि अगर आप सहमत हैं तो ये सौदा पूरा हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद मैं पहले ये कहूंगा, आपके पास कोई सुदृढ़ीकरण नहीं होगा। किनलिंग पर्वत हुआक्सिया की ड्रैगन नसों में से एक को पोषित करता है। आपको ऐसी जगह के खतरों के बारे में पता होना चाहिए। यह आपकी पसंद है। बूढ़े आदमी ने समय देखा और जाहिर तौर पर थोड़ा चिंतित था। फिर उसने एक फोन कॉल किया और ठंडे स्वर में कहा, 5 मिनट में एक निजी जेट तैयार करो। फोन रखने के बाद बूढ़े आदमी ने अर्जुन को जलती हुई निगाहों से देखा। आपकी पसंद क्या है? स्वाभाविक रूप से अर्जुन मना नहीं करेगा। भैरव सिंह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भले ही वह जमीन के उस टुकड़े के लिए न हो, लेकिन लिन परिवार के निवास स्थान के लिए वह ऐसा करेगा। मैं सहमत हूँ, अर्जुन ने कहा। ठीक है। बूढ़ा आदमी दीवार के पास आया और एक निश्चित स्थान पर अपनी उंगली दबाए। 1 सेकंड बाद दीवार खुल गई और एक छिपी हुई अलमारी दिखाई दी। उसने आइरिस पहचान का उपयोग करके इसे अनलॉक किया और कैबिनेट खोली। फिर उसने एक बिना नंबर वाला फोन निकाला और अर्जुन को दे दिया। भैरव सिंह किनलिंग क्यों गया, यह मत पूछो। इस फोन में इन लोगों के बारे में जानकारी है। साथ ही जब फोन उन लोगों के शरीर में लगाए गए चिप्स के करीब आएगा तो यह वाइब्रेट होगा। याद रखें, आप इस बारे में किसी को नहीं बता सकते, महेश राव को भी नहीं। अगर कोई पूछे तो बस इतना कह दें कि आप यात्रा पर हैं। पहली बार अर्जुन ने बूढ़े की आंखों में भय और गंभीरता महसूस की। उसने सिर हिलाया और कहा, जब मैं राजधानी से बाहर रहूंगा तो आपको मेरे माता पिता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बूढ़े आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपकी मां की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों को भेजूंगा। जहां तक आपके पिता का सवाल है, मैं लिन परिवार पर दबाव डालूंगा। वे फिलहाल उन्हें नहीं छुएंगे। समय नहीं है, कोई आपको विमान तक ले जाएगा। कुछ ही समय बाद अर्जुन को एक अजनबी व्यक्ति द्वारा निजी जेट में लाया गया।
कुछ समय बाद विमान अंततः शीशान प्रांत में किनलिंग पर्वत के पास एक हवाई अड्डे पर उतरा। जब अर्जुन विमान से उतरे तो उन्हें ऐसा लगा कि वे विशाल पर्वतों से घिरे हुए हैं। यहाँ बहुत कम लोग थे, शायद इसलिए कि यह जगह पर्यटकों के लिए विकसित नहीं थी, लेकिन इधर उधर देखने पर अर्जुन को कोई और नहीं मिला। अर्जुन ने देखा कि उसके फोन पर निर्देशांक भेजे गए थे, जिससे पता चला कि वह स्थान कहाँ है जहाँ भैरव सिंह और अन्य लोग गायब हो गए थे। उनके वर्तमान स्थान और जहां उन्हें अंतिम बार देखा गया था के बीच अभी भी काफी दूरी थी, इसलिए अर्जुन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और तेजी से किनलिंग पर्वत की गहराइयों में उड़ गया। रास्ते में अर्जुन ने अपने चारों ओर भयंकर लड़ाई के संकेत देखे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग काफी ताकतवर थे। 1 दर्जन से ज्यादा विशालकाय पेड़ तोड़े जा चुके थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़ाके कितने ताकतवर थे। जैसे ही अर्जुन और आगे बढ़ने वाला था, उसे मारने की नियत उस पर हावी हो गई। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। वह जल्दी से एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया और तेजी से उस पर चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लड़ाकू वर्दी पहने 1 दर्जन से ज्यादा विदेशी पेड़ के नीचे की तलाशी ले रहे थे। अध्याय 406 रहस्य। अर्जुन ने विदेशियों के समूह को घूर कर देखा और नागभान सिकुड़ी। वह विशाल पेड़ से नीचे कूद पड़ा, सीधे समूह की ओर। उन लोगों को तुरंत ही उसकी उपस्थिति का पता चल गया और जब उन्होंने एक काली छाया को अपने ऊपर उतरते देखा तो उनके भाव बदल गए। किसने सोचा होगा कि यह हुआक्सिया बच्चा नीचे कूदने की हिम्मत करेगा? वह तो बस मौत को दावत दे रहा था। उसे पकड़ो, एक गंजे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन ने दहाड़ लगाई, क्योंकि उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई बाहर निकल आई थी। उसकी उंगलियों ने एक मुहर बना ली और उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरा घेरा बन गया। किसी तरह उस पर किए गए सभी हमले अवरोध द्वारा रोक दिए गए। जब विदेशियों ने देखा कि वे अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो वे भयभीत और अचंभित हो गए। कुछ सेकंड बाद उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, हुआक्सिया प्राचीन मार्शल कलाकार। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन का हाथ कांप उठा और उसने कई वार किए, जिससे हर जगह खून फैल गया। गंजे आदमी को छोड़कर हर किसी के शरीर पर छेद हो गए थे। गंजे आदमी को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से पीछे हट गया। भागते समय उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान था। उसमें सचमुच खेती का कुछ अंश है। अर्जुन ने व्यंग्य किया और एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय किया। पलक झपकते ही वह गंजे आदमी के सामने था। तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? गंजे आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और अर्जुन पर वार करने की कोशिश की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से खंजर को पकड़ लिया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके अलावा बल गंजे आदमी की बाह में भी पहुंचा, जिससे वह भी टूट गया। उसी समय अर्जुन ने उस गंजे आदमी की गर्दन पकड़ ली। तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? गंजे आदमी की गर्दन की नसें उभरी हुई थीं और उसकी आंखें लाल थीं। उसने मुश्किल से अपनी गर्दन की ओर इशारा किया, जाहिर है कि वह कुछ बोलना चाहता था। बोलना। अर्जुन ने उस गंजे आदमी को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। गंजा आदमी जोर जोर से सांसें लेने लगा। जब उसने फिर से अर्जुन की ओर देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ डर था। कुछ सेकंड बाद वह आश्चर्यजनक रूप से धारा प्रवाह बोलने लगा। ड्रैगन नस नष्ट होने जा रही है। हम यहाँ केवल विभाजन करने आए हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, एक शक्तिशाली शक्ति उस पर टूट पड़ी। अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और वह तेजी से पीछे हट गया। एक जोरदार धमाके के साथ गंजा आदमी फट गया और खूनी धुंध में बदल गया। इस समय अर्जुन की आंखें ठंडी थीं। उसे अंततः समझ में आ गया कि वह व्यक्ति इतना घबराया हुआ क्यों था और उसने भैरव सिंह को इस मामले से निपटने के लिए क्यों भेजा था। एक बार ड्रैगन शिरा को किसी प्रकार की तकनीक से नष्ट कर दिया गया या हटा लिया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। भैरव सिंह के समाचार लाने से पहले ही कुछ घटित हो चुका होगा। जब अर्जुन गहन चिंतन में था तभी कुछ सरसराहट की आवाजें सुनाई दी और उसने शक्तिशाली आभा वाले कुछ विशेषज्ञों को महसूस किया। अर्जुन उछलकर अपने स्थान से गायब हो गया। कुछ ही देर बाद 7 बूढ़े पास में दिखाई दिए। अर्जुन, जो अपनी आभा छिपाकर पेड़ पर छिपा हुआ था, अचानक उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। उसने इनमें से कुछ बूढ़ों को पहचान लिया। वे वास्तव में प्रदीप कौशिक के आदमी थे। उनमें से एक वह लंबी पोशाक वाला बूढ़ा आदमी था जिसने हुयान प्रांत में उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रदीप कौशिक भी भैरव सिंह को खोजने यहाँ आए हों? पेड़ के नीचे लंबी पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। इस जगह के पास विशेषज्ञ हैं। ये लोग शायद उनके हाथों मारे गए।
ऐसा लगता है कि उनमें वापस लड़ने की क्षमता भी नहीं थी। सभी लोग सावधान रहें, हम अभी भी पुष्टि नहीं कर सकते कि इस जगह पर और कौन है। इस बार सिर्फ कुनलुन पर्वत की गहराई से आए विशेषज्ञ ही ड्रैगन नस के लिए नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी ग्रैंड मास्टर झेंग इसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। उसने पूछा, एल्डम्यू, क्या ड्रैगन वेन की हमेशा विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा नहीं की जाती है? इसके अलावा ये भूमिगत छिपा हुआ है, इसे कैसे नष्ट किया गया? क्या ग्रैंड मास्टर झेंग वास्तव में ड्रैगन वेन पर हमला करने जा रहे हैं? डिग्री जब एल्डम्यू ने यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न सुना तो उन्होंने अपनी हथेली हिलाई और अधेड़ व्यक्ति की छाती पर खून से लथपथ एक बड़ा सा छेद हो गया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। एल्डम्यू ने अधेड़ उम्र के आदमी की लाश को देखा और ठंडे स्वर में कहा, कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करने से मर जाते हैं। तुम्हें इसका मतलब समझना चाहिए, है न? अगर तुम भी उसके जैसा बनना चाहते हो तो तुम बकवास करना जारी रख सकते हो। चलो ग्रैंड मास्टर झेंग से मिलें। हाँ एल्डम्यू। जैसे ही वे 6 लोग जाने वाले थे, अर्जुन नीचे उतर आए। अंततः उसे समझ में आ गया कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे किसी के संपर्क में न आने के लिए क्यों कहा था। यहाँ तक कि प्रदीप कौशिक ने भी दूसरी तरफ खड़े होने का फैसला किया था। उन 6 ने अचानक प्रकट हुए उस व्यक्ति को देखा और उनके शरीर स्तब्ध रह गए। जब उन्हें पता चला कि वह कौन है तो वे एक स्वर में चिल्ला उठे, अर्जुन! किसने सोचा था कि अर्जुन यहाँ प्रकट होंगे? बड़े म्यू की आंखें चमक उठीं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने सुना कि मैंने अभी क्या कहा? अर्जुन ने अपना शरीर फैलाया और कहा, प्रदीप कौशिक बहुत महत्वाकांक्षी है। ऐसा लगता है कि मैंने उसे कम आंका था। ये सुनकर एल्डम्यू के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। अगर यह रहस्य किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पिछली बार हुयान प्रांत में किसी ने तुम्हें बचाया था, इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर उसने सबकी ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, एक साथ हमला करो और इस बच्चे को मार डालो। एल्डम्यू के अनुसार वे 6 लोग अर्जुन को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। 6 आकृतियां आगे बढ़ीं, प्रत्येक ने अपनी चमचमाती तलवारें लहराईं और अर्जुन पर बेरहमी से वार किया। अर्जुन पहाड़ की तरह अविचलित रहा और अपने विरोधियों को ठंडे मन से देखता रहा। उस समय उसकी ताकत उसकी वर्तमान ताकत से अतुलनीय थी। उसे मारना असंभव। जैसे ही तलवार के 6 वार होने वाले थे, अर्जुन ने अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से मार सकता हूँ। घमंडी बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। एल्डम्यू ने उग्रता से दहाड़ लगाई और उनकी तलवार की तान आसमान में फैल गई। हालांकि अर्जुन ने केवल अपनी उंगली से इशारा किया। शक्ति की भयावह लहरें सुनामी की तरह सभी दिशाओं में फैल गईं। तुम सब मर जाओ। अर्जुन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जब उसने ऊर्जा की तरंगों को 6 तलवारों से टकराते देखा। उनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 3 उड़ गए। एल्डम्यू ने मुंह भर खून थूका, क्योंकि उनका शरीर एक विशाल वृक्ष से टकराया था। उसका चेहरा सदमे से भर गया। अध्याय 407 अप्रत्याशित मुठभेड़। कुछ सेकंड बाद एल्डम्यू ने खुद को बलपूर्वक सहारा देने की कोशिश की। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं। पुची! उसने मुंह भर खून थूक दिया। उन्होंने अर्जुन को घूर कर कहा, ये कैसे संभव है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? इस समय एल्डम्यू के दिल में सदमे की लहरें उठीं। हुयान प्रांत में हुई घटना को ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी यह बच्चा वास्तव में कई गुना ज्यादा ताकतवर था। केवल ग्रैंड मास्टर झेंग ही उन्हें इतनी आसानी से हरा सकते थे। कौन समझा सकता था कि क्या हो रहा था? उसका दिल व्याकुल था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे या क्या कहे। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और एल्डम्यू के सामने खड़ा हो गया। अब ये बहुत असहज हो गया होगा। उस समय हुलियान प्रांत में मैं आपकी दया पर था, क्या आपको अभी भी याद है? एल्डम्यू ने फिर से मुंह में खून थूका। इस समय वह बहुत दर्द में था। टूटी हुई पसलियां उसकी त्वचा और अंदरूनी अंगों में चुभ गई थीं। वह मुंह से खून उगलता रहा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कमर से खंजर निकाल लिया, अपनी जान लेने के लिए। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक अदृश्य दबाव उस पर आ पड़ा। वह आगे नहीं बढ़ सका। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, आप किनलिंग पर्वत के बारे में कितना जानते हैं? अर्जुन ने शांति से पूछा। एल्डम्यू ठंडी हंसी हंस पड़े। मैं मरने वाला आदमी हूँ। मैं अपने राज हमेशा के लिए छिपाकर रखूंगा। हाँ, एक सेकंड के लिए भी मत सोचना कि तुम मुझसे कोई जानकारी हासिल कर सकते हो। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसके हाथ में 1 दर्जन चांदी की सुइयां दिखाई दी और एक साथ बाहर निकल आईं। जब उन्हें एल्डम्यू के शरीर में डाला गया तो वे तीव्रता से कंपन करने लगीं। अगले ही पल एल्डम्यू का चेहरा भय से भर गया।
हड्डियों को चीर देने वाला दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। यह एहसास असहनीय था और ऐसा लग रहा था जैसे वह बार बार मर रहा है। तुमने मेरे साथ क्या किया? बड़े म्यू की कांपती हुई आवाज गूंजी। वह अपनी आंखों की कोने से उसके शरीर में चांदी की सुइयां देख सकता था और समझ गया कि यह मामला अर्जुन से जुड़ा हुआ है। अर्जुन ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और चुपचाप उसे जला लिया। मानव शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदु बहुत जादुई हैं। वे ठीक कर सकते हैं लेकिन दर्द भी पैदा कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उस समय में दर्द सहन कर सकते हैं जो मुझे इस सिगरेट को पीने में लगता है। एल्डर म्यू को लगा कि दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी पुतलियां लाल हो गई थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। वह इसे सहन करना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। रुको, दर्द दूर करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अंततः एल्डर म्यू ने हार मान ली। अर्जुन ने सिगरेट बुझाई और पाया कि उसने अभी आधी ही सिगरेट पी है। उसने अपनी उंगलियां भींच लीं और कुछ चांदी की सुइयां बाहर निकल आईं। तभी एल्डर म्यू को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मुझे बताओ, अर्जुन ने शांति से कहा। इस बार किनलिंग की ड्रैगन नस के साथ हुई घटना में वास्तव में कई ताकतें शामिल हैं। हालांकि ड्रैगन नस हुआक्सिया के भाग्य से संबंधित है, ये प्राचीन मार्शल कलाकारों और साधकों के लिए एक महान टॉनिक है। एक बार जब वे ड्रैगन नस की शक्ति को अवशोषित कर लेते हैं तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी, एल्डर म्यू ने कहा। जारी रखना। एल्डर म्यू ने अर्जुन की ओर गहराई से देखा और आगे कहा, भले ही किनलिंग की ड्रैगन नस को कुछ हो जाए लेकिन इसका असर राजधानी पर नहीं पड़ेगा। ग्रैंडमास्टर झेंग और उन कुछ बलों ने कुछ महीने पहले ही एक योजना तैयार कर ली थी। यह मामला बेहद गोपनीय है और मुझे हाल ही में पता चला है। भैरव सिंह कहाँ है? क्या उन ताकतों ने भैरव सिंह के लिए जाल बिछाया है? अर्जुन ने पूछा। एल्डर म्यू ने अपना सिर हिलाया। मैं भैरव सिंह के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ग्रैंडमास्टर झेंग को आयरन ब्लडड कैंप के कुछ विशेषज्ञों के शव मिले थे। कई लोगों को किनलिंग की ड्रैगन नस के बारे में पता चला और वे भी इसका एक टुकड़ा चाहते थे। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और अधिक से अधिक सेनाएं किनलिंग पर्वतों में घुस रही हैं, न केवल हुआक्सिया से बल्कि अन्य देशों से भी। प्रदीप कौशिक कहाँ है? ग्रैंडमास्टर झेंग इस समय यहाँ से 30 मील दूर किनलिंग पर्वत की गहराई में हैं। ये वही जगह है जहाँ ड्रैगन वेन के लिए लड़ाई हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भैरव सिंह भी वहाँ होना चाहिए। मुझे बस इतना ही पता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे जल्दी से मौत दे दो। अर्जुन ने अपने मन की बात सुलझाई। इस जगह से 30 मील पश्चिम में वह जगह थी जहाँ भैरव सिंह लापता हो गया था। उसने सिर हिलाया और पश्चिम की ओर चलने लगा। ये देखकर कि अर्जुन ने उसे नहीं मारा है, एल्डर म्यू की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। अचानक कुछ ठंडी किरणें चमक उठीं। अर्जुन, तुम नीच व्यक्ति हो। एक हृदय विदारक चीख गूंजी। इस बीच अर्जुन अपनी सच्ची क्यूई को अपने पैरों में प्रवाहित कर आगे बढ़े। शत्रु पर दया करना अपने प्रति क्रूर होना है और अर्जुन ऐसी गलती नहीं करेगा। घृणित, तो क्या इस दुनिया के नियम विजेताओं द्वारा लिखे गए हैं? 10 मिनट बाद अर्जुन अपने गंतव्य स्थान से ज्यादा दूर नहीं था। वह जितना अधिक किनलिंग पर्वत में गया उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि चारों ओर खून की गंध भरी हुई थी। लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं और उनमें से कुछ के टुकड़े भी हो चुके थे। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि कुछ समय पहले यहाँ किस प्रकार की लड़ाई हुई थी। इसके अलावा अर्जुन ने यह भी देखा कि 100 मीटर की दूरी पर किसी ने अवांछित लोगों को प्रवेश करने से रोकने के लिए पहले से ही परिधि को सील कर दिया था। हुआक्सिया के मार्शल आर्ट विभाग के लोगों के अलावा वहां साधक भी थे। उनमें से कुछ के पास बहुत मजबूत आभा थी और वे स्पष्ट रूप से एकता क्षेत्र के साधक थे। क्या वे कुनलुन पर्वत से थे? ये समझ में आता है। आखिरकार ड्रैगन शिरा प्राचीन मार्शल कलाकारों और साधकों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद थी। यहाँ तक कि प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ भी एक छोटी सी ड्रैगन नस को लेकर उत्साहित थे, इस जैसी बड़ी नस को लेकर तो और भी अधिक उत्साहित थे। ये हुआक्सिया की प्राथमिक ड्रैगन नसों में से एक थी। अर्जुन जब गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी उसने एक बहस सुनी। उसने अपनी निगाहें एकाग्र की और देखा कि दूर से 2 युवतियां घुसने वाली थीं, लेकिन हुआक्सिया के मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के कुछ विशेषज्ञों ने उन्हें रोक दिया था। इन विशेषज्ञों ने बिना किसी दया के लड़कियों को जमीन पर धकेल दिया। जब अर्जुन की नज़र लड़कियों के साइड प्रोफाइल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि भव्या सिंह और झूया थीं। वे यहाँ क्यों आए थे? उन्हें इसकी भनक कैसे लगी? भव्या सिंह का हाथ पहले ही घायल हो चुका था। उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, मेरे पिता बालिक सियोंग हैं। क्या तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो?
क्या तुम भाई परिवार के क्रोध को सहन कर सकते हो? मुझे पता है कि मेरे पिता अंदर हैं। अगर तुम लोग नहीं हटे तो तुम सब मर जाओगे। झूया के शरीर पर भी कुछ घाव थे। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो खून से सनी हुई थी, लेकिन खून उसका नहीं था। ये स्पष्ट था कि झूया ने किसी को मारा था। इसके अलावा उसके शरीर के चारों ओर खूनी आभा से पता चलता था कि उसने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मारा था। अर्जुन ने दूर से प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे विशेषज्ञों की ओर देखा। जब इन लोगों ने सुना कि वह भैरव सिंह की बेटी है तो उनकी निगाहें तीखी और हत्या की ठंडी नीयत से भर गईं। अध्याय 408 तलवार क्यूई भौतिकीकरण। तुम भैरव सिंह की बेटी हो? वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आवाज में थोड़ी ठंडक के साथ बोला। उसका अपनी हत्या की मंशा छिपाने का कोई इरादा नहीं था। अब जाकर उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पहचान लिया। भव्य सिंह और झूया मूर्ख नहीं थे, और जैसे ही उन्होंने हत्या की मंशा को भांप लिया, उन्हें तुरंत पता चल गया कि स्थिति परेशानी वाली है। भव्या सिंह ने सोचा था कि उसके पिता का नाम उसे किनलिंग पर्वत की गहराई में आसानी से प्रवेश दिला देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सच इसके विपरीत था। प्रदीप कौशिक के आदमियों के इरादे वास्तव में जानलेवा थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हुआक्स या मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट उसके पिता को ढूंढ रहा था? अन्यथा लोगों का यह समूह उसके प्रति अपनी हत्या की मंशा क्यों प्रदर्शित करेगा? भव्या सिंह ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। मैं तो बस यूं ही कुछ कह रहा था। चूंकि मैं अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अलविदा झूया, चलो चलें। वे दोनों मुड़े और जाने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। चूंकि आप यहाँ हैं, कृपया जाने से पहले अपनी पहचान की पुष्टि कर लें। दौड़ना। झूया और भव्य सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत भाग गए। ताकत के मामले में वे निश्चित रूप से विशेषज्ञों के इस समूह के सामने कहीं नहीं टिकते थे, इसलिए भागने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। तुम जाना चाहते हो? सपने देखो। तुम लड़कियां भी बहुत सुंदर हो। मुझे आश्चर्य है कि भैरव सिंह की बेटी को अपने लिए पाकर कैसा लगेगा। हे। एक अधेड़ उम्र का आदमी भव्य सिंह और झूया की ओर बढ़ा और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसके मुंह के कोनों पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। अचानक एक काली छाया उसकी ओर चमकी और वह जल्दी से उस काली छाया को रोकने के लिए आगे बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह काली छाया एक विशाल वृक्ष का तना थी। और क्या बकवास है! वह आदमी कितना भी हैरान क्यों न हो, फिर भी वह जवाब देने में कामयाब रहा। उसने अपनी मुट्ठी उस विशाल पेड़ के तने पर मारी। उसे पूरा भरोसा था कि उसके मुंह से वह टूट जाएगा। हालांकि उसे तुरंत ही उड़ा दिया गया। टकराना। विशाल वृक्ष के तने ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर को दूसरे विशाल वृक्ष से टकराया, जिससे वह दब गया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। शेष विशेषज्ञों को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वे तुरंत दोनों लड़कियों को बंधक बनाने के लिए उनकी ओर दौड़े। हालांकि अभी उन्होंने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि हवा के झोंके उनकी ओर उड़ते हुए आ गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे जल्दी से पीछे हट गए, जिससे हवा के झोंकों से उस जगह पर गहरे घाव हो गए जहां वे कभी खड़े थे। कौन है भाई? कायरों की तरह छिपना बंद करो और बाहर आओ और हमारा सामना करो। जल्दी करो और भैरव सिंह की बेटी को पकड़ो। हम उसे धमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ उद्गार गूंजे और पलक झपकते ही एक बूढ़ा आदमी भव्य सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। हुआक्सिया मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के ये लोग बेकार हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। छोटी लड़की, मुझे खेद है, लेकिन तुम नहीं जा सकती। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़े आदमी ने उसकी पीठ पर जोरदार तमाचा मारा। जैसे ही वह भव्य सिंह पर वार करने वाला था, एक तेज सीटी की आवाज हुई, जैसे कोई तलवार उल्कापिंड की तरह आसमान में फैल गई हो। लेकिन बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और सामने आ रही तलवार पर वार कर दिया। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और धातु के टकराने की आवाज हवा में गूंज उठी। झंकार। दोनों तलवारें एक साथ उड़ीं और उनमें से एक तलवार झूया से कुछ ही दूरी पर गिरी। जब उसने इस तलवार को देखा तो उसने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। वह इस तलवार से बहुत परिचित थी। ड्रैगन स्लेयर तलवार। ये देखकर वह अचानक वहीं रुक गई। भव्य सिंह को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से आग्रह किया, झूया, अब उम्मीद मत खोना। अगर हम अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। झूया के मुंह के कोनों पर मुस्कान उभर आए और उसने उत्साह से कहा, लिबिंग, हमें अब यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कौन है? भव्या सिंह भी असमंजस में थी और वहीं रुक गईं। अर्जुन। अर्जुन का नाम सुनते ही भव्या सिंह पहले तो चौंक गईं, लेकिन फिर बहुत खुश हो गईं। अर्जुन बिल्कुल सही समय पर आया था। जैसा कि अपेक्षित था, जंगल से एक व्यक्ति बाहर आया। यह एक युवक था जो अपने हाथों को पीठ के पीछे करके सीधा खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी थीं और एक हल्की ठंडी आभा उसे घेरे हुए थी।
दूर खड़े बूढ़े व्यक्ति ने युवक को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? इस बूढ़े आदमी का नाम झू यान था। जवाब देने के बजाय अर्जुन दोनों लड़कियों के पास गया और पूछा, तुम दोनों किनलिंग पर्वतों में क्या कर रही हो? जब भव्या सिंह ने देखा कि यह सचमुच अर्जुन है तो उसने राहत की सांस ली और एक चट्टान पर बैठ गई। अर्जुन, तुम आ गए। मैं अब और नहीं सह सकता। मैं बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जितने लोगों को मार सको मार डालो। मैं इस बार तुम्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करूंगा। झूया की आंखें खुशी से भर गईं और वह थोड़ा झुकी। मिस्टर अर्जुन, हम फिर मिलेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। दरअसल हुयान प्रांत में हुई घटना के बाद झूया के बारे में उसकी अच्छी धारणा बन गई थी। वह तब भी उसके साथ खड़ी रही थी जब स्थिति निराशाजनक लग रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और झूया की पतली बांह को छुआ। ये चोटें उन लोगों के कारण आईं। झूया मुस्कुराए। मिस्टर अर्जुन, यह कोई गंभीर बात नहीं है। ये तो बस मामूली चोटें हैं। फिर 111 लोग मान लेते हैं कि इन लोगों के समूह ने ये काम किया है। अर्जुन का स्वर अचानक ठंडा हो गया। जब झू यान ने देखा कि अर्जुन वहां आया है और वह उन 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है और उसे अनदेखा कर रहा है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बेटे, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तलवार उसके हाथ में आ गई। फिर उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। कोलाहलयुक्त अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि उसने भी ड्रैगन स्लेयर तलवार को अपने हाथ में वापस ले लिया है। ये बूढ़ा आदमी भी एक था, क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन उसे कुचल नहीं सकता था। अर्जुन की तलवार बार बार चमकने पर चांदी की चमक की धारें झू यान को सांपों की तरह चीरती हुई निकल रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद झू यान की तलवार टूट गई। भाड़ में जाओ। अर्जुन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने अपने शरीर में असली क्यूई को सक्रिय किया। रक्त ड्रैगन तुरंत बाहर निकल आया। ऐसा होते ही ड्रैगन स्लेयर तलवार लाल चमकने लगी और हिंसक रूप से कंपन करने लगी। लाल प्रकाश अचानक एक धधकते सूरज की तरह चमक उठा और अर्जुन की तलवार की क्यूई ने मूर्त रूप ले लिया, जो उसकी असली क्यूई से सशक्त हो गई थी। तलवार क्यूई का भौतिकीकरण। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों और उससे ऊपर के लोगों द्वारा ही हासिल किया जा सकता था। फिर भी अर्जुन रक्त ड्रैगन की सहायता से इसे पूरा करने में कामयाब रहे। ये कैसे संभव है? झू यान समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर सका जब उसने अर्जुन की आश्चर्यजनक आभा देखी और उससे निकलने वाली भयानक हत्या की मंशा को महसूस किया। वह भागना चाहता था, लेकिन भौतिक तलवार क्यूई ने पहले ही उसके शरीर को छेद दिया था। जो कुछ बचा था वह खूनी धुंध था। अध्याय 409 मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुछ अन्य विशेषज्ञ भी अर्जुन पर एक साथ हमला करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि झू यान के साथ क्या हुआ तो उनके शरीर स्तब्ध रह गए। वे झू यान की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे और यह भी कि वह उनसे ज्यादा ताकतवर था। इसके बावजूद एक युवक ने उसे एक ही तलवार के वार से मार डाला। झू यान की मृत्यु का दृश्य उनकी यादों में अंकित हो चुका था और इस समय उनमें से किसी ने भी अर्जुन की तलवार का सामना करने का साहस नहीं किया। अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को एक तरफ रख दिया और झूया और भव्य सिंह की ओर देखा। तुम यहाँ क्यों हो? भव्या सिंह खड़ी हो गईं और दूर खड़े कुछ लोगों पर नजर डाली। उन्होंने बताया, झूया और मैं मूल रूप से व्यवसाय के लिए सिचुआन प्रांत में थे। आधे रास्ते में मुझे अपने परिवार से एक फोन आया जो चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और मैंने अपने जानने वालों से पूछा और फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद किनलिंग पहाड़ों में मेरे पिता के साथ कुछ हुआ है। भव्या सिंह अच्छी तरह जानती थी कि अर्जुन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सकता है। चाहे वह ताकत हो या चरित्र, उसे अर्जुन पर भरोसा था। हालांकि अर्जुन पहले ही रिवर सिटी छोड़ चुका था, फिर भी वह उसके बारे में खबरों पर ध्यान दे रही थी, ये सोचकर कि वह कितनी दूर तक जा पाएगा। हर बार जब उसे उसके कारनामों की खबर मिलती तो वह अचंभित और चकित रह जाती। इस प्रकार उसका रूप निस्संदेह सबसे अच्छी चीज थी जिसकी वह आशा कर सकती थी। अर्जुन, झूया और मैं जितना गहराई में गए उतना ही हमें एहसास हुआ कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। किनलिंग पर्वतों में कई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ और सेनाएं दिखाई दीं। जब वहां के लोगों को मेरी पहचान के बारे में पता चला तो वे वास्तव में मुझे मारना चाहते थे। यहाँ निश्चित रूप से कुछ चल रहा है। इसके अलावा झूया और मैंने पहले भी एक व्यक्ति को मारा था और दूसरे पक्ष से पता चला कि मेरे पिता के साथ कुछ हुआ होगा। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम्हें मुझे मेरे पिता के पास लाना ही होगा। कृपया, मैं और मेरे पिता दोनों तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद होंगे। भव्या सिंह का स्वर अत्यंत गंभीर था। झूया ने अर्जुन की तरफ देखा।
वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन को भव्य सिंह रोके, इसलिए उसने कहा, मिस्टर अर्जुन, अगर तुम सहमत नहीं हो तो हम तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे। हम पहले से ही बहुत आभारी हैं कि तुमने हमें बचाया। अर्जुन की नज़र विशेषज्ञों के समूह पर पड़ी और उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। अगर तुमने मुझे इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं भी कहा होता तो भी मैं ऐसा करता। चलो, मैं तुम्हें अंदर ले आता हूँ। इस समय अर्जुन के शरीर से जानलेवा आभा निकल रही थी। बाईलाइनिंग और झूया अर्जुन के पीछे पीछे आए और तीनों बंद परिधि की ओर बढ़ गए। मार्शल आर्ट विभाग के लोगों और अन्य 2 साधकों ने अर्जुन की ओर देखा और अवचेतन रूप से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। मार्शल आर्ट्स विभाग के लोगों में से एक ने कहा, इस बच्चे का नाम अर्जुन है। वह ग्रैंडमास्टर जेंग का दुश्मन है और बेहद घमंडी है। कृपया हमारे साथ हाथ मिलाएं और इस बच्चे को मार डालें। अगर हमने उसे ड्रैगन नस तक पहुंचने दिया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। दोनों साधकों ने सिर हिलाया। हालांकि वे डरे हुए थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार उनके पक्ष में ज्यादा विशेषज्ञ थे। जब तक ये बच्चा कोई रास्ता बताता रहेगा, उनमें से कोई एक इसका फायदा उठाकर उसे मार डालेगा। इस व्यक्ति ने हमारे छोटे भाई को मार डाला। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो हम अंदर बैठे अपने बड़े भाई को जवाब नहीं दे पाएंगे, सफेद भौं वाले एक किसान ने कहा। इस सफेद भौं वाले साधक का नाम कियू त्यानलेई था और दूसरे का नाम कुई क्यानजुए था। वे दोनों ही टूटी आत्मा संप्रदाय के शिष्य थे जो एकता क्षेत्र में पहुंच चुके थे। कियू त्यानलेई दूसरे स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था, जबकि कुई क्यानजुए पहले स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक ऐसे बच्चे को मारना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए जो अभी अभी एकता क्षेत्र में पहुंचा हो, या ऐसा उनका मानना था। हमला करो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। कियू त्यानलेई ने दहाड़कर अर्जुन पर अपनी तलवार तान दी। कुई क्यानज्यू भी पीछे नहीं हटा और उसने अपनी कृपाण को अर्जुन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधते हुए घुमाया। हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के विशेषज्ञ झूया और भव्या सिंह की ओर बढ़े। वे अर्जुन को हरा तो नहीं पाए, लेकिन अगर वे इन 2 लड़कियों पर हमला करते तो शायद वे अर्जुन का ध्यान भटका पाते। अर्जुन ने पास आ रहे समूह की ओर ठंडी निगाह से देखा और दोनों लड़कियों से कहा, मेरे पीछे छिप जाओ और मुझे 3 सेकंड दो। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिर उसे नहीं मालूम था कि भैरव सिंह किस खतरे में है। यद्यपि उसका भैरव सिंह से कोई संबंध नहीं था, फिर भी इस व्यक्ति की भलाई उस पुरस्कार से जुड़ी थी जिसे वह प्राप्त करना चाहता था। एक क्षण में अर्जुन के शरीर से एक ठंडी आभा निकली और हवा में अजगर की दहाड़ गूंजने लगी। रक्त ड्रैगन अर्जुन के शरीर से बाहर निकलकर 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ गया और ऊपर से सभी को नीचे देखता रहा। जब कुई क्यानजुए और कियू त्यानलेई ने यह देखा तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। जैसे ही वे बोलने वाले थे, अर्जुन हिल गया। ब्लड ड्रैगन, मेरे पास आओ। आकाश के ऊपर रक्त ड्रैगन नीचे झपट्टा मारा और ड्रैगन स्लेयर तलवार में प्रवेश किया। छिपे हुए ड्रैगन ने स्वर्ग को चीर दिया। ड्रैगन स्लेयर तलवार से रक्त लाल प्रकाश फूट पड़ा, जो तलवार क्यूई की तरंगों में संघनित हो गया। अर्जुन की शक्तिशाली मारक क्षमता ने तुरंत ही उन दोनों को अपने वश में कर लिया। अच्छा नहीं है। अर्जुन की हरकतों से वे दोनों चौंक गए और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे भी साधक थे, लेकिन उन्होंने कभी खूनी ड्रैगन को संघनित करके तलवार में डालने जैसी बेतुकी बात नहीं देखी थी। हालांकि इस बच्चे ने ऐसा कर दिखाया था और इससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। यहाँ क्या चल रहा था? टकराना। अपनी तलवार के एक झटके से दोनों साधक उड़ गए। हालांकि अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर कुई क्यानज्यू की गर्दन पकड़ ली और उसे तोड़ दिया। खून छिड़का। जूनियर भाई, कियू त्यानलेई दहाड़ा। वह मदद करना चाहता था, लेकिन वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सका। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह युवक जिसने उसके छोटे भाई की हत्या की थी उसके सामने आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे युवक ने अपने हाथ में आग की लपटें पकड़ी हुई थीं और उसने अपना हाथ कियू त्यानलेई के शरीर पर जोर से पटक दिया। आग की लपटें भड़क उठीं और कियू त्यानलेई तुरंत आग के समुद्र में डूब गया। मैं जहां जाना चाहता हूं वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक उदासीन आवाज गूंजी। अध्याय 410 क्या हुआ? भाग 1। जब मार्शल आर्ट विभाग के विशेषज्ञों ने ये देखा तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। वे अर्जुन को रोकने के लिए दोनों लड़कियों को नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इससे पहले कि वे अपना कदम उठा पाते, वे 2 साधक, जिन पर वे अर्जुन से निपटने के लिए भरोसा कर रहे थे, मारे जा चुके थे। वे अर्जुन के सामने 3 सेकंड भी नहीं टिक सके। अर्जुन कितना शक्तिशाली था। हालांकि उन्होंने फिर भी भव्य सिंह और झूया की ओर अपना अभियान जारी रखा, जो उनके बचने की एकमात्र उम्मीद थे।
इससे पहले कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंचते, एक ठंडा और घमंडी व्यक्ति आसमान से उतरा और उन पर खंजर तान दिए। वे वहीं रुक गए और उनके शरीर अकड़ गए। यदि अर्जुन टूटी आत्मा संप्रदाय के 3 साधकों को भी मार सकता है तो वे आसानी से पराजित हो जाएंगे। मिस्टर अर्जुन, कृपया हमें जाने दीजिए। प्लॉप समूह का नेता, जो प्रदीप कौशिक का आदमी था, घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। हालांकि अर्जुन पहले ही चले गए थे। अस्पष्ट रूप से इन विशेषज्ञों ने केवल एक छाया को अपने पास से गुजरते हुए देखा, लेकिन जहां भी वह छाया गुजरी वहां खून ही खून था। इस समय अर्जुन अकेले ही समूह का सफाया कर रहा था तथा ग्रिम रीपर की तरह उनके जीवन का वध कर रहा था। उन्हें चीखने या दया की भीख मांगने का भी मौका नहीं मिला। कुछ समय बाद जंगल एकदम शांत हो गया। भव्या सिंह अवाक रह गई। वह जानती थी कि अर्जुन मजबूत है, लेकिन उसने उससे इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। वह लगभग शीर्ष परिवारों के विशेषज्ञों जितना ही मजबूत लग रहा था। वह इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? भव्य सिंह अभी भी सदमे में था। अर्जुन पहले ही अपनी जगह पर लौट आया था। फिर उसने झूया और भव्य सिंह से कहा, चलो चलते हैं। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलो। मुझसे 10 मीटर से ज्यादा दूर मत जाना। हाँ मिस्टर अर्जुन। भव्या सिंह ने तो उनसे बात करने का तरीका भी बदल दिया। झूया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप अर्जुन के पास चली गई। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन के पास रहने से उसे हमेशा सुरक्षा का एहसास होता था। इसके बाद अर्जुन पूरे समय सतर्क और सावधान रहते हुए किनलिंग पर्वत की गहराई में चले गए। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, खून की गंध तेज होती गई और वह बता सकता था कि यहाँ कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं। किसने सोचा होगा कि किनलिंग पर्वत की गहराई में ऐसी घटना घटेगी? रास्ते में उन्हें हर जगह लाशें और लड़ाई के निशान दिखाई दिए। जमीन पर पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के हथियार बिखरे पड़े थे। अर्जुन, क्या आप जानते हैं कि हुआक्सिया का मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? उन्हें आयरन ब्लडड कैंप और मेरे पिताजी को बचाने के लिए आना चाहिए था, है न? भव्य सिंह ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने जमीन से तलवार उठाए और उस पर नजर डालते हुए कहा, कभी कभी निजी स्वार्थ और लालच दूसरों को हमारे साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, यहाँ तक कि देश के साथ भी विश्वासघात करवा सकते हैं। यह मानव स्वभाव की जड़ है। ये सिर्फ प्रदीप कौशिक तक सीमित नहीं है। अब से अपने पिता के अलावा किसी पर भरोसा मत करना। भव्य सिंह ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। झूया ने भी कुछ पुराने हथियार उठाए और उन्हें ध्यान से देखा। जब उसकी उंगलियां उन पर पड़ीं, तो खून की एक धार बह निकली। उसने जल्दी से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और आश्चर्य से बोली, श्री अर्जुन, यह एक आध्यात्मिक कलाकृति का टुकड़ा है। इसकी गुणवत्ता कम नहीं है, लेकिन यह वास्तव में टूट गया है। जहां तक मुझे पता है, हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत कम शक्तिशाली लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ वास्तव में क्या हुआ? बंसल परिवार के सभी पूर्वज तलवार बनाने वाले थे। इस मामले में वह दूसरों से ज्यादा जानती थी। अर्जुन ने इस बारे में सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि यहाँ क्या हुआ, तो ये बहुत आसान है। जब झूया ने ये सुना तो वह उदास हो गई। अर्जुन, यहाँ कोई कैमरा नहीं है और कोई जीवित बचा हुआ व्यक्ति भी नहीं है। हम कैसे पता लगा सकते हैं? अर्जुन ने टुकड़ा अपने हाथ में लिया और कहा, बस देखो। इतना कहकर अर्जुन पैर पर पैर रखकर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। इससे झूया और भव्या सिंह को और भी अधिक संदेह हो गया। श्री अर्जुन क्या करने का प्रयास कर रहे थे? खेती करना। कुछ सेकंड बाद अर्जुन की उंगलियों ने एक मुहर बनाई और हवा में धीरे धीरे नाचते हुए उसने एक ताबीज बनाया। आध्यात्मिक तावीज़ों के ताव का अध्ययन करने के बाद उसके लिए कुछ मुहर तकनीकों का उपयोग करना आसान हो गया था और वे अधिक शक्तिशाली भी हो गए थे। उसके सामने हवा में एक अजीब सा रून प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ छोड़ा और जो टुकड़ा उसने पकड़ा था वह ऊपर तैरकर रून के पास चिपक गया। महान दाव खोज तकनीक। अर्जुन लगातार मंत्रोच्चार करता रहा। जैसे जैसे वह तेजी से बोलता गया, उसके सामने मौजूद रून और टुकड़ा तैरने लगे। अगले ही पल वह हरे रंग की लपटों के साथ जलने लगा। अब अर्जुन ने अपनी उंगली काटी और अपने रक्त सार की एक बूंद बाहर निकाली। जब रक्त सार लपटों से टकराया तो वे और अधिक गर्म और चमकदार हो गईं। इस समय आकाश में वास्तव में एक छवि प्रक्षेपण निर्मित हुआ। स्क्रीन पर बीच में एक चौकोर चेहरे वाला अधेड़ व्यक्ति खड़ा था और उसके बगल में लड़ाकू वर्दी पहने 20 विशेषज्ञ खड़े थे। लड़ाकू वर्दी की छाती पर प्रतीक चिन्ह अंकित थे, जिस पर लिखा था, लौह रक्त शिविर। भव्या सिंह ने अपने सामने के दृश्य को आश्चर्य और हैरानी से देखा। उसने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया और कहा, पिताजी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वहां आंसू बहाने लगी।
इस बीच झूया का दिल कांप रहा था और उसका मुंह खुला का खुला था और वह आश्चर्य से अर्जुन को देख रही थी। वह हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानती थी, लेकिन उसने ऐसी तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था। ये जादुई था और उसकी समझ के दायरे से बहुत परे था। इस समय उसके मन में अनगिनत विचार कौन थे, फिर भी उनमें से कोई भी उसके सामने घट रही घटना की व्याख्या नहीं कर सका। अर्जुन की आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। चित्र में भैरव सिंह और लौह रक्त शिविर के 20 सदस्य विशेषज्ञों के एक समूह से घिरे हुए हैं। वे खतरे में थे। प्रदीप कौशिक भी उनमें से एक थे। हालांकि भैरव सिंह ने एक बार भी अपनी भौहें नहीं सिकुड़ी और अपने हाथ में बड़ी कृपाण को ऊपर उठाए रखा। प्रदीप कौशिक को घूरते हुए उसकी हत्या करने की नीयत सामने आए और उसने गुस्से से कहा, प्रदीप कौशिक, क्या हुआक्सिया ने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे शरीर में बहने वाला खून तुम्हें किसने दिया है? प्रदीप कौशिक की आंखें उदासीन थीं क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और कहा, भैरव सिंह, किनलिंग की ड्रैगन नस का मामला ऐसा नहीं है जिसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। जब तक आप अपनी साधना को अपंग करते हैं और मेरे लोगों को अपनी यादें मिटाने देते हैं, मैं आपको जीवित रहने की अनुमति दे सकता हूं। अन्यथा, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी इतने सारे लोगों के खिलाफ जीतने का मौका है? भैरव सिंह जोर से हंसा। उसकी हिंसक आवाज हवा में गूंज उठी, अगर मैं युद्ध में मर भी गया तो हुआक्सिया के लिए मरूंगा। मैंने जो खून बहाया है वह मेरे देश और मेरे बच्चों के लिए उचित है। और तुम्हारा सवाल है, प्रदीप कौशिक, अगर तुम किसी तरह बच भी गए तो भी तुम अपनी जिंदगी बदनामी में ही गुजारोगे। लौह रक्त शिविर, क्या आप बाहर निकलने के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं? हमने साहस किया। खूनी युद्ध शुरू होते ही जंगल में दहाड़ की लहरें गूंज उठीं। स्क्रीन पर भैरव सिंह युद्ध के मैदान में घूम रहे थे, उनके पीछे मौत और विनाश चल रहा था। युद्ध के मैदान में खून, कटे हुए अंग, मौत और ठंड व्याप्त थी। अध्याय 411 क्या हुआ भाग 2। इस समय अर्जुन ने छवि प्रक्षेपण के माध्यम से भैरव सिंह की ताकत देखी। बाद की ताकत और युद्ध का अनुभव उससे कहीं ज्यादा था। भैरव सिंह के हर हमले में 3 से 4 मार्शल आर्ट विशेषज्ञ मारे जाते थे। उन पर लगातार गोलियां चलाई जा रही थीं, लेकिन भैरव सिंह ने अपनी सच्ची क्यूई का इस्तेमाल करके हर एक को विक्षेपित कर दिया, जिससे गोलियों की आवाज उनके हमलों में बाधा नहीं बन पाए। ये स्पष्ट था कि वह कितना शक्तिशाली था। इस समय भैरव सिंह एक हत्या मशीन की तरह था। उसे ऐसे गद्दारों पर जरा भी दया तरस नहीं आ रहा था। प्रदीप कौशिक, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। भैरव सिंह दहाड़ा। खून से सना हुआ कृपाण हाथ में लेकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के प्रदीप कौशिक की ओर बढ़ा और एक भयानक वार किया। उसकी कृपाण काली लाल रोशनी से भरी हुई थी, जिससे हवा के तेज झोंके पैदा हुए और आसपास के पेड़ उखड़ गए। प्रदीप कौशिक ने जब ये देखा तो मुस्कुराया। उसे पता था कि वह भैरव सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपने बगल में बैठे बुजुर्गों की ओर देखा। महामहिम, भैरव सिंह के पास शायद इस ड्रैगन वेन से जुड़ी कोई चीज हो। महामहिम, कृपया इस व्यक्ति को नीचे उतारें। विरल बालों वाले एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया। एक बार जब हम ड्रैगन नस प्राप्त कर लेंगे तो हमारा टूटा हुआ आत्मा संप्रदाय 8 भाग लेगा, जबकि शेष 2 भाग आपकी सेनाओं के बीच समान रूप से विभाजित किए जाएंगे। प्रदीप कौशिक ने जब ये सुना तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। उनकी आंखों में हत्या की भावना भी उभर आई। हालांकि ये हत्या की भावना एक पल में गायब हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। ब्रोकन सोल सेक्ट के लिए 8वां हिस्सा लेना ही उचित है। बुजुर्गों ने सिर हिलाया और अगले ही पल वे भैरव सिंह की ओर बढ़ गए। हालांकि भैरव सिंह बहुत ताकतवर था, लेकिन वह उनकी संयुक्त ताकत के सामने कुछ भी नहीं था। धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। भैरव सिंह को तुरंत ही टूटी आत्मा संप्रदाय के साधकों ने घेर लिया और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने अपने पीछे लौह रक्त शिविर से अपने भाइयों की ओर देखा। उसकी गर्दन की नसें उभर आईं और वह बहुत क्रोधित हो गया। किसने सोचा होगा कि यह एक जाल था? प्रदीप कौशिक और उसके गद्दारों के गिरोह ने उन्हें धोखा दिया था। इन भाइयों ने हुआक्सिया में शांति को सुरक्षित रखने के लिए अनगिनत वर्षों तक उनका अनुसरण किया था, फिर भी अब वे अपने ही देशवासियों द्वारा निर्दयतापूर्वक मारे जा रहे थे। भाड़ में जाओ। गर्जना के साथ उसने अपनी कृपाण उठाए और आने वाले हमलों को रोक दिया। धप। भैरव सिंह का शरीर अचानक कांप उठा। खतरे की एक बड़ी भावना ने उसे घेर लिया। दहाड़ते हुए उसने जल्दी से अपनी तलवार उठाई ताकि आने वाले हमले का विरोध कर सके। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंकते हो। टूटी आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों ने तिरस्कार का भाव प्रकट किया और उसे मारने के इरादे से हमला किया। हर जगह रेत और पत्थर उड़ रहे थे और हथियारों की टक्कर और दहाड़ की आवाजें पूरे इलाके में सुनाई दे रही थीं।
भैरव सिंह अकेले 10 लोगों से लड़ रहा था, फिर भी किसी तरह से डटा हुआ था। हालांकि उसके पूरे शरीर पर अनगिनत घाव थे जिनसे लगातार खून बह रहा था। वह बहुत दयनीय स्थिति में था। घेरे के बीच में वह फिर भी ब्रोकन सोल सेक्ट के 3 विशेषज्ञों को मारने में कामयाब रहा। हालांकि इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि अनगिनत हमलों से उसका शरीर उड़ गया और वह और भी अधिक घायल हो गया। महोदय, लौह रक्त शिविर के 4 बुरी तरह घायल सैनिक दृढ़ निश्चयी आंखों से भैरव सिंह की रक्षा के लिए आगे आए। जब तक भैरव सिंह जीवित रहे वे अपनी जान देने को तैयार थे। चारों ने तब तक लड़ाई की जब तक उनकी आंखें लाल नहीं हो गईं। उनमें से एक ने अपना हाथ खो दिया, लेकिन फिर भी उसने भैरव सिंह की रक्षा की। इस समय भैरव सिंह और लौह रक्त शिविर के शेष 4 विशेषज्ञ अनगिनत विशेषज्ञों से घिरे हुए थे और धीरे धीरे थक रहे थे। भैरव सिंह ने मुंह से खून थूक दिया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। इस समय प्रदीप कौशिक बाहर आया और उदासीनता से बोला, भैरव सिंह, तुम बाई कबीले के मुखिया हो और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। हालांकि तुम्हारी ताकत हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में पिरामिड के शीर्ष पर है, लेकिन तुम कुनलुन पर्वत की ताकतों का सामना कर रहे हो। तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। हार मान लो। अपने आसपास देखो, तुम्हारे कितने साथी मारे गए हैं। ये सब लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास किनलिंग की ड्रैगन नस से संबंधित कुछ है। इसे अभी निकालो और मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा। प्रदीप कौशिक की नज़र में भैरव सिंह का अंत हो चुका था। इस मशहूर विशेषज्ञ को अपने सामने नतमस्तक देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे लगभग अजेय हैं। भैरव सिंह ने मुंह में खून थूक दिया। साले, क्या तू नहीं जानता कि अगर ड्रैगन नस छीन ली गई तो किनलिंग पर्वत के आसपास के प्रांत और शहर सभी प्रभावित होंगे और हमारे करोड़ों नागरिक पीड़ित होंगे। क्या तू पूरे हुआक्सिया में बदनाम होना चाहता है? प्रदीप कौशिक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मृत लोग भी रहस्य बनाए रख सकते हैं। कौन जानता है, आप सभी के मरने के बाद जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो शायद आपकी स्थिति, तुम्हारा अंतिम संस्कार भी मेरा ही होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगा। इतना कहना ही काफी नहीं था। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। मैंने सुना है कि आपकी एक सुंदर छोटी बेटी है। जब समय आएगा तो मैं जाकर हमारे परिवारों के बीच विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। मेरा बेटा अब अपंग हो गया है, इसलिए ऐसा होता है कि उसे शादी के लिए एक सुंदर पत्नी की जरूरत है। हा, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसके ससुर ने ही उसके पिता को मारा है। प्रदीप कौशिक ने भैरव सिंह की बात खत्म होने के बाद उसके चेहरे पर नजर डाली। वह देखना चाहता था कि खबर सुनने के बाद वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। भैरव सिंह की आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन वह गुस्से में था, फिर भी वह स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे बचना था। कुछ सेकंड बाद उसके हाथ में एक सुनहरा रून दिखाई दिया। उसका खून रून पर टपका और उसने उसे बाहर फेंक दिया। एक क्षण में ही धुआं और धूल के गुबार ने सभी की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। चल दर, भैरव सिंह और लौह रक्त शिविर के अन्य 4 सैनिक किनलिंग पर्वतों में भीतर की ओर भाग गए। पीछा करना। प्रदीप कौशिक और उनके पीछे मौजूद अनगिनत लोग तेजी से उनका पीछा करने लगे। छवि प्रक्षेपण अंततः गायब हो गया। अर्जुन का आश्चर्य और गुस्सा इससे अधिक नहीं हो सकता था। प्रदीप कौशिक के प्रति उसके मन में पहले से ही द्वेष था, लेकिन कौन सोच सकता था कि यह कीड़ा इतना नीच था कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए देश की भलाई की बलि चढ़ा सकता था। यदि इस व्यक्ति को न मारा जाता तो स्वर्ग इसे सहन नहीं करता। फिर उसने भव्या सिंह की ओर देखा। इस समय भव्या सिंह ने अपने हाथों को कसकर जकड़ रखा था। उसके नाखून उसके शरीर में गहरे धंसे हुए थे। उसकी हथेलियों से खून बह रहा था और उसका पीला चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। प्रदीप कौशिक। भव्या सिंह की मुट्ठी उसके बगल में लगे एक बड़े पेड़ से टकरा गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। वह बहुत क्रोधित थी। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।